जय हिंद दोस्तों, जीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं वो ज्योग्राफी, भारतीय ज्योग्राफी सर। तो यहाँ पे जो हम इंडियन ज्योग्राफी का जिक्र कर रहे हैं तो इसमें हम पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय में। तो प्रायद्वीपीय में जैसा कि हम यहाँ पे पढ़े, यहाँ पे केंद्रीय उच्च भूमि। तो केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत हमने निम्न क्षेत्र पढ़ा। तो निम्न क्षेत्रों को जो हम यहाँ पे 6 भागों में डिवाइड करके उनका अलग अलग तरीके से हमने चर्चा किया। तो 6 भागों में से जिसमें से हम 4 भागों पे चर्चा कर लिए। जैसे यहाँ पे हम अरावली पर्वत श्रेणी का और मेवाड़ के पठार का, मालवा के पठार का और बुंदेलखंड का पठार, तो हम ये 4 टॉपिक पे चर्चा कर चुके। बचे 2 टॉपिक जैसे विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी। तो इन पे आज हम आइए चर्चा करते हैं कि विंध्य श्रेणी किन किन श्रेणियों से मिलकर के बनी है और उसमें कौन कौन सा खनिज, नदियाँ और उसकी उच्च शिखर और वहाँ के पर्यटन। तो इन सब बारे में जो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, विंध्यन के बारे में और सतपुड़ा के बारे में। तो इन दोनों श्रेणियाँ की ये एग्जाम भी उसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अक्सर प्रश्न आते रहते हैं और यह भारत के मध्य भाग में अवस्थित है। तो आइए हम यहाँ पे दोनों की विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी का हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे पहली जो क्या है, यहाँ पे आज की जो है इम्पोर्टेंट विंध्यन श्रेणी। विंध्य श्रेणी, तो आइए हम यहाँ देखते हैं कि विंध्य श्रेणी है क्या और इसकी दिशा क्या है। इसका पहले विस्तार हम यहाँ देखते हैं कि विंध्य श्रेणी का विस्तार क्या है। विंध्य श्रेणी का जो विस्तार है वह किन किन राज्यों में है। तो विंध्य श्रेणी का विस्तार यहाँ पे देखिए, गुजरात से लेकर के यहाँ से, यह जो है गुजरात से स्टार्ट होती है और फिर उसके बाद कहाँ पे, एमपी होते हुए यह जो है एमपी, यूपी और बिहार, एमपी यूपी, यह गुजरात से स्टार्ट होकर जो है एमपी, यूपी और बिहार, छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों में इसका विस्तार है। अगर यूपी का जिक्र करें तो यूपी के किस भाग में है, तो यूपी के मिर्ज़ापुर में, यूपी के मिर्ज़ापुर में जो है विंध्याचल जो है माता का जो है दरबार है। तो ये पर्यटन के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यही वो विंध्य श्रेणी है जिसका जो है विस्तार यूपी के मिर्ज़ापुर में है। तो और जो है गुजरात से लेकर के एमपी पूरब में, गुजरात जो है भारत का पश्चिमी राज्य है। तो गुजरात के बाद पश्चिम से फिर उसके बाद कौन सा पड़ता है क्रमानुसार, अगर पश्चिम से पूरब की तरफ देखें तो एमपी है। एमपी के बाद अगर यहाँ पे देखें तो छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ के बाद बिहार का और यहाँ पे फिर जो है छत्तीसगढ़। तो ये क्रमानुसार अगर देखें तो गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार और उसके बाद जो है अगर साइड में अगर ऑप्शन अगर आपका छत्तीसगढ़ देता है तो हम जो है बिहार के पहले छत्तीसगढ़ रखेंगे। तो ये 5 राज्यों में जो है विंध्य श्रेणी का विस्तार है। अगर हम इसको देखें, बिहार में इसे किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे देखिए बिहार में इसे कैमूर के नाम से जानते हैं। किसे? बिहार में कैमूर हिल के नाम से जानते हैं। यही पहाड़ी का अलग अलग नाम से जानते हैं। तो जिसे एमपी, गुजरात, यूपी में इसे विंध्य श्रेणी कहते हैं, तो बिहार में जो है इसे क्या कहते हैं, कैमूर हिल के नाम से जानते हैं। अब गुजरात में इसे क्या कहते हैं, गुजरात में भी विंध्य श्रेणी के ही नाम से जानते हैं, लेकिन वहाँ एक और जो है इसे नाम से जानते हैं, वह नाम है जोबट हिल। क्या नाम है? गुजरात में इसे जोबट हिल के नाम से जानते हैं, जोबट हिल के नाम से जानते हैं। तो जो जोबट हिल ही है यही इसी का नाम है विंध्य श्रेणी। तो गुजरात में इसे जोबट हिल के नाम से जानते हैं और बिहार में इसे कैमूर हिल के नाम से जानते हैं। अब इसकी ऊंचाई का जिक्र करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, लेकिन इसकी औसत ऊंचाई एक पैमाने पर देखेंगे क्योंकि यह श्रेणियाँ कई श्रेणियों से मिल करके जो है इसका निर्माण हुआ है। तो इसलिए इसकी ऊंचाई अलग अलग श्रेणियों पे अलग अलग है। तो इसलिए जो विंध्य श्रेणी बनती है तो इसका जो है एक औसत मानक लिया गया है, वह औसत मानक है 900 मीटर।
इसकी ऊंचाई कितना लिया गया है, औसत में 900 मीटर लिया गया है। तो यह कई श्रेणियों से मिलकर के बनती है। तो आइए देखते हैं कि वह कौन कौन सी श्रेणियां हैं जिससे मिलकर के यह अपना निर्माण करती हैं। तो यह जो है उन पहाड़ियों का देखते हैं, आइए यह उन पहाड़ियों के नाम है जिनसे यह मिल करके बनती है। तो क्रमानुसार यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो पहली है विंध्याचल, क्या है, विंध्याचल, जो यूपी में यहाँ पे मिर्ज़ापुर के जो है साइड पे पड़ती है। तो यहाँ पे पहली कौन सी यहाँ पे पहाड़ी है, विंध्याचल। दूसरी कौन सी है, कैमूर, कैमूर से मिल करके बनती है। यहाँ पे तीसरी अगर देखेंगे तो वह पारसनाथ, कौन सी है, पारसनाथ। चौथी यहाँ पे देखेंगे तो वह कौन सा, भारनेर, भारनेर। यह चार जो है प्रमुख इसकी जो पहाड़ियाँ हैं जिनसे मिलकर के विंध्य श्रेणी का निर्माण होता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो विंध्य श्रेणी है, यदि अगर हम यहाँ पे इस रेखा के माध्यम से देखें तो जो अगर इस रेखा को अगर हम विंध्य श्रेणी मानेंगे, विंध्य श्रेणी, तो इसके दक्षिण में यहाँ पे देखिए विंध्य श्रेणी, अगर इसे हम विंध्य श्रेणी लें तो यहाँ पे यह एक बड़ी रेखा, इसको जो हम क्या करेंगे, नर्मदा घाटी। यहाँ पे यह अगर यदि विंध्य श्रेणी है तो यहाँ पे यह एक बीच में पड़ती है नर्मदा घाटी, क्या है, नर्मदा घाटी। यहाँ पे मैप के माध्यम से समझिए, यहाँ पे यदि यह विंध्य श्रेणी है तो फिर यह नर्मदा बीच में घाटी पड़ती है। नर्मदा घाटी के दक्षिण, सॉरी यह नॉर्थ है और यह साउथ है। नर्मदा घाटी के उत्तर में और नर्मदा घाटी के दक्षिण में, यह दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा। इन दोनों श्रेणियों को नर्मदा घाटी डिवाइड करने का काम करती है, अर्थात जो है विभाजित करने का काम करती है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी का जिक्र अभी हम करेंगे, तो यहाँ पे इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि सतपुड़ा श्रेणी है क्या। तो यहाँ पे जो विंध्य श्रेणी है और सतपुड़ा श्रेणी, इन दोनों के बीच में कौन सी है, नर्मदा घाटी, अर्थात जो है नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर, नर्मदा घाटी जो है भ्रंश घाटियों से होकर के यह जो है पूरब से लेकर के पश्चिम में यह इसका बहाव है। तो यहाँ पे क्या है, कौन सी इन दोनों श्रेणियों के बीच में बहती है, तो यहाँ पे यह नर्मदा घाटी है। यहाँ पे लोकेशन मैप में देखिएगा, यह उत्तर की दिशा में है विंध्य श्रेणी और यह जो है दक्षिण की दिशा में है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी संरचना, विंध्य पर्वत की यहाँ पे हम देखेंगे कि संरचना क्या है। इसकी संरचना का हम यदि जिक्र करें तो यहाँ पे देखते हैं, यह जो है लाल बलुआ पत्थर, किससे जो है इसकी संरचना का जिक्र करें तो संरचना में लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है, तथा दूसरी यहाँ पे देखें तो चूना पत्थर भी पाया जाता है, चूना पत्थर भी पाया जाता है। तो इन दोनों से चट्टानों, क्या है, लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, इन्हीं दोनों चट्टानों से जो है विंध्य श्रेणी का निर्माण हुआ है। और यहाँ पे यह ध्यान दीजिएगा कि जो विंध्य श्रेणी है ये लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर इन्हीं दो चट्टानों से मिलकर के बना है। और यह शैल किस रूप में है, यह परतदार में है, किसमें है, परतदार चट्टानों के रूप में है, परतदार चट्टानों के रूप में है। यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि यह भाग जो है मैग्मा से जो है मिल करके बना है, तो मैग्मा के निकलने के कारण जो है यह पठारी हिस्से का निर्माण हुआ। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह जो है परतदार चट्टानों के, मैग्मा से नहीं है, मैग्मा के विखंडन के बाद जो है यहाँ पे परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे जो विंध्य श्रेणी है वह परतदार चट्टानों से जो है यहाँ पे जो है इसका निर्माण हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, इसका क्या आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यह आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या है इसका, यह भवन निर्माण में,
भवन निर्माण पदार्थ। इससे क्या होता है कि भवन निर्माण से संबंधित जितने भी पदार्थ मिलते हैं यहाँ से यह यूज किया जाता है। जैसे सीमेंट बनाया जाता है और इसके बड़े बड़े चट्टानों से वहाँ पे जो है सीलिंग होती है, तो सीलिंग के यह काम में आता है। और यहाँ पे कंक्रीट और बजरी, इन सब से जो है जो छत की सीलिंग होती है उसमें निर्माण होता है, अर्थात जितने भी भवन में जितनी सामग्रियाँ लगती हैं वह जो है यहाँ से यूज किया जाता है, लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर का। तो यहाँ पे जो है दो चट्टानें यहाँ पे मिलती हैं। यह किस रूप में है? परतदार चट्टानों के रूप में है। अब हम इस श्रेणी का देखते हैं कि यह श्रेणी जो है क्या क्या इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, कि मतलब यहाँ पे इसका कार्य क्या है। आइए देखते हैं कार्य के बारे में। कार्य, विंध्य श्रेणी के कार्य। तो यह श्रेणी जो है यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यह श्रेणी भारत के बीचों बीच पड़ती है, अर्थात मध्य में पड़ती है। तो यह कार्य क्या करती है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत इन दोनों का जल विभाजक का कार्य करती है। तो अर्थात विंध्य श्रेणी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार और विंध्य श्रेणी के उत्तर में जो है उत्तरी भारत का मैदान, इन दोनों भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ पे कार्य यहाँ पे देखते हैं, कार्य जो है उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक का कार्य करती है। किसका? जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यह जल विभाजक का कार्य करती है। यहाँ पे अब ये देखना है कि जल विभाजक का यहाँ पे मतलब क्या निकल रहा है। तो जल विभाजक का मतलब ये है कि यहाँ पे गंगा नदी का जो अपवाह को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह से अलग करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर भारत में जो है, उत्तर भारत में क्या है, यहाँ पे गंगा का जो है अपवाह है, गंगा अपवाह। और दक्षिण भारत में क्या है कि यहाँ पे प्रायद्वीपीय नदियों का जो है अपवाह है। तो इन दोनों जो है अपवाह को यहाँ पे हम आगे यह टॉपिक को जो है जैसे ही प्रायद्वीपीय भाग खत्म होगा तो हम नदियों के अपवाह का जिक्र करेंगे। तो वहाँ पे सभी नदियों का हम वहाँ पे एक साथ चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो यह विंध्य श्रेणी है वह गंगा के अपवाह और प्रायद्वीपीय भारत की जो जितनी भी नदियाँ हैं उन दोनों अपवाहों को क्या करती हैं, डिवाइड करने का काम करती है, अर्थात जल विभाजक का कार्य करती है। तो यह यहाँ पे था विंध्य श्रेणी से संबंधित इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम अगली देखते हैं सतपुड़ा श्रेणी। जैसा कि सतपुड़ा श्रेणी का अभी हमने जिक्र किया था कि सतपुड़ा श्रेणी जो है नर्मदा घाटी के दक्षिण में है, अर्थात क्रमानुसार अगर यदि हम पहाड़ी को देखें तो यह जो है पहले बुंदेलखंड का इधर पड़ता है, उत्तर से क्रमानुसार अगर देखें तो बुंदेलखंड के बाद जो है विंध्य श्रेणी के बाद जो है नर्मदा घाटी पड़ती है। लेकिन हम यहाँ पे पहाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं तो यह क्रमानुसार, इसके बाद आती है सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे सतपुड़ा, जो है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी यह इसका, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी। इसकी अवस्थिति क्या है, यह जो है भारत के मध्य में अवस्थित है। क्या है? भारत के मध्य में अवस्थित है। यहाँ पे इसका विस्तार देखें, विस्तार यदि देखें तो गुजरात से एमपी, महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र के किनारे तक हैं, अर्थात जो है महाराष्ट्र की सीमा तक, गुजरात से एमपी और महाराष्ट्र की सीमा तक। तो यहाँ पे जो है इसका विस्तार है, और यहाँ से इसका जो है फिर एमपी के बाद फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद फिर क्या है यहाँ पे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। और फिर यहाँ से जो है झारखंड के साइड में छोटा नागपुर पठार में कुछ भागों में अवस्थिति है, छोटा नागपुर पठार के भागों में इसकी अवस्थिति है। तो यहाँ तक इसका विस्तार है। तो अब यहाँ पे देखिए कि इसकी जो है भारत के मध्य में इसकी अवस्थिति है। यदि हम राज्यों की दृष्टि से विस्तार देखें तो यह गुजरात से लेकर के एमपी महाराष्ट्र की सीमा तक, महाराष्ट्र में इसका ज़्यादा विस्तार नहीं है, लेकिन यह महाराष्ट्र की सीमा तक इसका विस्तार माना जाता है। और फिर जो है छत्तीसगढ़ और वहाँ से छोटा नागपुर पठार तक इसका विस्तार है, किसका, सतपुड़ा श्रेणी का। तो आइए यहाँ पे देखते हैं इस श्रेणी का जो है क्या कार्य है। यह भी जो है यह श्रेणी यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं क्रमानुसार, यह भी जो है कई श्रेणियों से मिलकर के बनी। तो वह कौन कौन सी श्रेणी है यहाँ पे हम जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे वह श्रेणी पश्चिम से जो है पूर्व, पश्चिम से पूर्व के अनुसार हम यहाँ पे देखेंगे। कई बार एग्जाम में इन श्रेणियों को क्रमानुसार करने के लिए देता है, तो यहाँ पे हम सब जो है क्रमानुसार ही यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो है पश्चिम से पूर्व में पहली यहाँ पे जो पड़ती है वो राजपीपला की पहाड़ी, क्या है, राजपीपला, राजपीपला की पहाड़ी। यहाँ पे जो है सतपुड़ा श्रेणी में सबसे पहली कौन है, राजपीपला की पहाड़ी। उसके बाद इम्पोर्टेंट है दूसरी जो है कौन सी है, वह महादेव की पहाड़ी। कौन सी है, महादेव की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी। दूसरी कौन सी है, महादेव की पहाड़ी। और यहाँ पे तीसरी जो है मैकाल की पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ी। ये जो मुख्य पहाड़ियाँ हैं हमने यहाँ पे जिक्र की है। तो इन तीनों पहाड़ियों जो है राजपीपला, महादेव और ये मैकाल, पश्चिम से पूर्व के दिशा में जो इसका क्रमानुसार है। तो यहाँ पे ये फैली। अगर हम यहाँ पे जिक्र करें तो सर्वोच्च चोटी, इन सभी पहाड़ियों में ही हम सर्वोच्च चोटी देखेंगे। तो यहाँ पे सतपुड़ा में जो है यह 3 जो है प्रमुख पहाड़ियाँ। तो सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी का जिक्र करें तो यहाँ पे सर्वोच्च चोटी जो है वह धूपगढ़ है। कौन सी है, सर्वोच्च चोटी 1350 मीटर है इसकी, धूपगढ़। तो यहाँ पे सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर है। अब यह इम्पॉर्टेंट है कि धूपगढ़ जो है अवस्थिति कहाँ पे है। तो यह जो है यहाँ पे हम दूसरे नंबर की जो महादेव पहाड़ी लिखे हैं, तो इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, महादेव की पहाड़ी पे। यह धूपगढ़ शिखर है, तो यह किस श्रेणी पे अवस्थित है, महादेव की पहाड़ी पे। यह महादेव की पहाड़ी पे जो है अवस्थित है। और यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि महादेव की ही पहाड़ी पर यहाँ पे पंचमढ़ी है। कौन सा है, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी। अगर हम पंचमढ़ी की औसत ऊंचाई का जिक्र करें तो 1117 मीटर है। यह अलग अलग बुक में अलग अलग दिया डाटा, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि औसत में इसकी ऊंचाई कितनी है, 1117 मीटर। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड अगर देखें तो यहाँ पे धूपगढ़ जो है यह कई बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए एनसीईआरटी का ही मानक माना जाता है 1350 मीटर। तो यहाँ पे यह जो है अथॉरिटी है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग बुक का यहाँ पे पंचमढ़ी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। कहीं पे 1117, कहीं पे 1100, इसको जो है 25। तो ऐसे करके, लेकिन एनसीईआरटी इसे 1117 औसत पे मानती है। तो यहाँ पे यह पंचमढ़ी का होगा। यहाँ पे हम दूसरी सर्वोच्च चोटी का जिक्र करें तो वह है मैकाल की सर्वोच्च चोटी। अभी तो हम यहाँ पे महादेव की जिक्र कर रहे थे, अब हम यहाँ पे मैकाल की पहाड़ी का अगर सर्वोच्च चोटी का जिक्र करें तो मैकाल की पहाड़ी पे सर्वोच्च शिखर है जो वह है अमरकंटक। कौन है, अमरकंटक, अमरकंटक। यह
मैकाल की पहाड़ी पे है। कहाँ पर है? मैकाल की पहाड़ी पर अवस्थित है। अब यह अमरकंटक किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे देखते हैं अमरकंटक, इसकी जो है ऊंचाई कितनी है? 1065 मीटर। तो यहाँ पे अमरकंटक की 1065 मीटर दिया, लेकिन इसका भी डाटा जो है अलग अलग बुक में अलग अलग दिया। ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट जो ऑक्सफोर्ड का मैप है उसमें 1055 दिया, लेकिन एग्जाम में इससे जो ऑप्शन देगा वो दूर दूर देगा, अर्थात 1065 के आसपास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं देगा। तो यहाँ पे 1065 जो है इसका औसत है, लेकिन अभी तक यह एग्जाम में इसका जो है ऊंचाइयों के बारे में जिक्र नहीं किया। अमरकंटक किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे यह तो यह जो है यहाँ पे क्या, नदियों का उद्गम के लिए यह प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी उद्गम होती हैं उनका जिक्र करते हैं। तो अमरकंटक से यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण नदी है वह कौन सी है? नर्मदा नदी। और दूसरी कौन सी है? सोन नदी। नर्मदा और सोन नदियों का यहाँ पे जो है उद्गम है। अगर यहाँ पे जिक्र करें तो मैकाल जो है यह श्रेणी अवस्थित है किस राज्य में है? यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। किस में? छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे जो है अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पे है? यह मैकाल की पहाड़ी में। मैकाल पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। और अमरकंटक जो है की हाइट औसत में कितनी है? 1065 मीटर। अमरकंटक से उद्गम होने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? एक नर्मदा है और दूसरी सोन है। नर्मदा किस तरफ? पश्चिम की तरफ बहती है, और सोन नदी किस तरफ बहती है? उत्तर और पूर्व की दिशा में इसके जो है बहाव है। यहाँ पे यह क्या है? सतपुड़ा जो है कई बार प्रश्न पूछता है। जो सतपुड़ा है यह ब्लॉक पर्वत है। क्या है? सतपुड़ा यहाँ पे लिख देते हैं। सतपुड़ा क्या है? ब्लॉक पर्वत। सतपुड़ा जो है क्या है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण माना जाता है, जिसका निर्माण क्या है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यहाँ पे क्या है? ब्लॉक पर्वत है, जिसका निर्माण किससे हुआ है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट से। ग्रेनाइट और बेसाल्ट से इसका निर्माण हुआ। यह श्रेणी नर्मदा और तापी नदियों के बीच जल विभाजक का भी कार्य करती है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट हो गया कि यह श्रेणी जो है नर्मदा, अगर ये श्रेणी का यहाँ पे हम मैपिंग के माध्यम से जिक्र करें तो यहाँ पे पड़ जाती है कौन सी? नर्मदा। और इस श्रेणी पे यह कौन सी है? अगर बीच से यह नर्मदा, अगर दोनों यहाँ पे श्रेणियों के बीच भ्रंश से नर्मदा घाटी है, तो यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है। यहाँ पे यह मैप के माध्यम से हम नदी को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पे यह कौन सी श्रेणी है? यह जो है विंध्यन श्रेणी, अभी हमने जिक्र किया। यह कौन सी श्रेणी हो जाएगी? विंध्यन श्रेणी। और यह कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी। यह सतपुड़ा बीच में पड़ जा रही है नर्मदा नदी, जो नर्मदा घाटी बनती है। और हमने यहाँ पे जिक्र किया था सतपुड़ा के जो है दक्षिण में, यहाँ पे इस तरफ जो है, इसे मिटा देते हैं, मैप में एक बार देख लीजिए तो यह जो है ज़्यादा जो है बेटर। तो यहाँ पे जो है विंध्यन श्रेणी यह हो गई सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में इस तरफ जो है दक्षिण है और इस तरफ नॉर्थ है। तो यहाँ पे जो है सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में कौन सी है? यहाँ पे तापी नदियाँ। यह दोनों नदियाँ भ्रंश घाटियों से ही होकर के बहती हैं। तो यह जो है सतपुड़ा श्रेणी के जो है दक्षिण में तापी नदी और उत्तर में कौन सी है? नर्मदा नदी। अर्थात सतपुड़ा नदी जो है नर्मदा और तापी को दोनों का जो है विभाजक का कार्य करती है। तो यहाँ पे समझ में आया कि कौन सी नदी किस तरफ है? तो यहाँ पे तापी। सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी है? तापी नदी। उत्तर में नर्मदा नदी। तो यहाँ पे यह मैप के माध्यम से आप लोग समझिए। और इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये यहाँ पे प्रसिद्ध है, सतपुड़ा श्रेणी के में पड़ता है जबलपुर। जबलपुर किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे जबलपुर में जो है एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात।
क्या है, धुआंधार जलप्रपात, जो पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। धुआंधार जलप्रपात है जो जबलपुर के जो पास पड़ता है। तो यह जो है जलप्रपात काफ़ी महत्वपूर्ण है पर्यटन के दृष्टि से। तो हम यहाँ पे जब जलप्रपातों का जिक्र करेंगे तो भारत के संपूर्ण जलप्रपात का मैप के माध्यम से हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ पे यह इम्पोर्टेंट है कि यह जलप्रपात जबलपुर में सतपुड़ा श्रेणी में ही पड़ता है। और यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी से क्या मिलता है, तो यहाँ पे हमने जैसा कि जिक्र किया कि यह ब्लॉक पर्वत है, तो यहाँ से ग्रेनाइट और बेसाल्ट इस जो सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण हुआ है। यहाँ पे जो है यहीं से ग्रेनाइट और बेसाल्ट के कारण यहाँ से जो है संगमरमर प्राप्त होता है। यहाँ पे जो है संगमरमर की चट्टानें, सतपुड़ा श्रेणी से ही संगमरमर की चट्टानें मिलती हैं। इसके पूर्व में सतपुड़ा के, यहाँ पे देखिए सतपुड़ा के पूर्व में, यहाँ पे क्या पूर्व में पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट का हम अलग से जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैपिंग में देख लीजिए कि यहाँ पे जो है सतपुड़ा के पूर्व में पूर्वी घाट है, तो हम पूर्वी घाट का अलग से जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे सतपुड़ा किस जो है कौन सा पूर्वी घाट है। यहाँ नीचे देख लेते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इसका विस्तार 21 डिग्री से तो यहाँ पे हम और देखते हैं इसका विस्तार में। हमने जैसा कि ये बताया, अगर सतपुड़ा का अगर टोटल अक्षांश की दृष्टि से अगर हम विस्तार देखें तो 21 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री तक, और यहाँ पे ऊंचाई औसत जो है इसकी 760 मीटर पे। जैसे हमने विंध्य श्रेणी की ऊंचाई देखा था कि वह जो है उसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है, और यहाँ पे हमने वैसा देखा जो है इसकी जो है कितना है 760 मीटर है। तो ये था यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी के बारे में हमने यहाँ पे जिक्र किया। तो सतपुड़ा श्रेणी की जितनी भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी हमने यहाँ पे नोट किया था कि यह 3 पहाड़ियों से मिलकर के इसका निर्माण हुई है। और इसकी सर्वोच्च चोटी का जिक्र किया था कि सर्वोच्च चोटी जो है धूपगढ़ है, वह किस पे है, जो है वह महादेव की पहाड़ी पे अवस्थित है, और उसकी ऊंचाई कितनी है 1350 मीटर। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही हो जाता है। और उसके बाद जो हम यहाँ पर जिक्र किए थे मैकाल की पहाड़ी, तो मैकाल की पहाड़ी पर अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक की पहाड़ी को यहाँ पे जो है नदियों का उद्गम माना जाता है। तो अमरकंटक को जो है अगर उपनाम से अगर देखें तो अमरकंटक का उपनाम जो है नदियों का उद्गम। यहाँ पे कारण क्या है नदियों का उद्गम, वो जो है जलवायु में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण पश्चिम का जब मानसून आता है तो बंगाल की खाड़ी से जब जो दक्षिण पश्चिम का मानसून घूम करके आता है, तो यह जो है उत्तरी भारत के मैदानी इलाके से होकर के अमरकंटक की पहाड़ी के पास पहुंचता है, और जो अरब सागर से जो है दक्षिण पश्चिम का मानसून जाता है, तो यह नर्मदा और तापी नदियों के भ्रंश से होकर के, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि अमरकंटक जो है नर्मदा का उद्गम स्थान माना जाता है। तो यहाँ से जो हमें अरब सागर से जो जलवायु आती है वो नर्मदा घाटी से ही होकर के आती है। तो आने के बाद अमरकंटक पे अरब सागर की जो जलवायु है वो, और वहाँ से फिर बंगाल के खाड़ी से, दोनों जलवायुओं का अमरकंटक में ही मिलन होता है। तो वहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। तो अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। तो हमने यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण नदियों का जिक्र किया था। एक यहाँ पे नदी थी सोन नदी, और दूसरा नर्मदा नदी। तो यहाँ पे हम जब अपवाह पढ़ेंगे तो यहाँ पे और भी देखेंगे कि कौन सी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो अमरकंटक से उत्पन्न होती हैं। और अमरकंटक का जिक्र करें तो यह अमरकंटक जो है मेन रूप से अगर राज्य में, तो वह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। तो ये आज का यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार का जो है हमने जितने निम्न क्षेत्र को 6 भागों में डिवाइड किया था, हमने आज यहाँ पे समाप्त किया। तो क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।